नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 9 में, जहां हम OFDM और मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आप एक सिंगल कैरियर के बजाय मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन, जब आपको हाई डेटा रेट सिग्नल भेजना हो तो आप प्रेफर करते हैं। मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन में जैसे हमने देखा, एक हाई स्पीड डेटा स्ट्रीम, कोई हाई स्पीड डेटा स्ट्रीम जो R बिट्स पर सेकेंड्स में आ रही है, उसे आप मल्टीपल स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देते हो और हर एक स्ट्रीम की जो डेटा रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली R/B/N हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपकी अगर फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल आपको महसूस हो रहा था सिंगल कैरियर सिस्टम्स में, वो मल्टी कैरियर सिस्टम्स में आपको जनरली फ्रीक्वेंसी फ्लैट चैनल और फ्लैट फीडिंग चैनल के रूप में मिलेगा। इसकी वजह से आपको ना कोई इंटरसिंबल इंटरफ्रेंस होगा, ना इसकी वजह से कोई इरेड्यूसिबल एरर फ्लोर होगा, और इसकी वजह से आपकी बिट रेट में भी कोई डिग्रेडेशन नहीं होगी। ये एक बहुत ही मेजर बेनिफिट है मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस का एज कंपेयर टू सिंगल कैरियर सिस्टम्स। फिर हमने देखा कि मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस भी टू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है जहां आपके सब कैरियर्स ओवरलैप नहीं हो रहे होते, कुछ इस तरह से दिखता है वो। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे नॉन ओवरलैपिंग सब कैरियर्स की, तो कुछ इस तरह से दिखता है वो, जहां पर हर एक सब कैरियर का बेसिकली कोई सब कैरियर एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रही है। और अगर मैं इसकी सेंटर फ्रिक्वेंसीज इस तरह से कुछ करूं, और इसकी बैंडविड्थ जनरली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस बीटा प्लस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय TN, और इसकी टोटल बैंडविड्थ जो होगी वो होगी, टोटल बैंडविड्थ होगी n टाइम्स 1 प्लस बीटा प्लस एप्सिलॉन बाय TN। ये नॉन ओवरलैपिंग मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन, जहां आपके सब कैरियर्स ओवरलैप नहीं हो रहे होते हैं, और इसकी वजह से इसमें एक्स्ट्रा गार्ड बैंड की जरूरत पड़ती है। और इसकी वजह से इसमें जब पल्स शेपिंग फिल्टर का प्रयोग करते हो, मैं इसको बीटा की जगह अल्फा से डिनोट करूंगा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बीटा की जगह अल्फा से डिनोट किया था इसे, तो मैं इसे अल्फा से डिनोट करूंगा। अल्फा बेसिकली पल्स शेपिंग फिल्टर का रोल ऑफ फैक्टर होता है, पल्स शेपिंग फिल्टर का रोल ऑफ फैक्टर होता है। तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 हुई तो इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो होती है टोटल सिस्टम की, वो काफ़ी बढ़ जाती है, और ये बैंडविड्थ इनएफिशिएंट सिस्टम है। तो ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। जो कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम्स है, जहां पर आपके सब कैरियर्स ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, वहां पर टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको एक रोल ऑफ फैक्टर की वजह से और एक जो दोनों सब कैरियर्स के बीच में आप एक गार्ड बैंड का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि आपको एक गार्ड बैंड एक मल्टी कैरियर सबस्ट्रीम दूसरे मल्टी कैरियर सबस्ट्रीम के साथ इंटरफेयर ना करे। तो इसकी वजह से इसकी टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो है कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम्स की, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसके 2-3 ड्रॉबैक जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम्स की अगर बात करूं, तो वो स्पेक्ट्रली इनएफिशिएंट है। इसमें सेकंड प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि आपको इसमें आप बैंड ऑफ फिल्टर्स यूज करते हो, ताकि आप हर एक सब कैरियर को दूसरे सब कैरियर से अलग अलग कर सके, तो आपको लार्ज बैंड ऑफ फिल्टर्स की जरूरत पड़ती है, और विथ शार्प कट ऑफ। अगर आपके फिल्टर्स की कट ऑफ शार्प नहीं होगी तो एक सब कैरियर दूसरे सब कैरियर के साथ इंटरफेयर करेगा। तो इसमें यू नीड फिल्टर्स विथ शार्प कट ऑफ। तो इसमें आपको जो फिल्टर्स की जरूरत पड़ती है, अगर आप नैरो बैंड फिल्टर्स की बात करें या बैंड पास फिल्टर्स की बात करें, जिसकी वजह से आप सब कैरियर्स को अलग अलग कर सकते हो, उसमें इसकी कट ऑफ जो होती है बहुत शार्प होनी चाहिए, अदरवाइज एक सबस्ट्रीम दूसरे सबस्ट्रीम के साथ इंटरफेयर करेगी। तो यू नीड फिल्टर्स विथ शार्प कट ऑफ, नीड फिल्टर्स विथ शार्प कट ऑफ्स। तो ये एक सेकंड ड्रॉबैक है कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम का। मैं ऊपर लिख देता हूं, ये कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम्स का ये ड्रॉबैक्स है, मतलब ये प्रॉब्लम्स है कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम्स में। एक तो स्पेक्ट्रली इनएफिशिएंट, जैसे मैंने बताया, एक नीड फिल्टर विद शार्प कट ऑफ, और थर्ड इसका जो ड्रॉबैक है, क्योंकि आपके इतने सारे पैरेलल सबस्ट्रीम्स एक साथ भेजे जाएंगे, तो आपको एक साथ इतने सारे मॉड्यूलेटर्स और डीमॉड्यूलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। इसके इतने सारे आपको अप कन्वर्टर, डाउन कन्वर्टर्स और मॉड्यूलेटर्स को और डीमॉड्यूलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। नीड अ बैंड्स ऑफ
you need n demods and modulators mods and n up conversions and down कन्वर्शंस। तो बेसिक इसकी वजह से क्या होगी, आपकी कंप्लेक्सिटी ट्रांसमीटर में भी और रिसीवर में बढ़ जाएगी, आपकी हार्डवेयर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी ट्रांसमीटर और रिसीवर में। इसके अलावा आपको एन बैंड पास फिल्टर्स और नैरो बैंड फिल्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये है ड्रॉबैक्स आपके कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस की। हालांकि कन्वेंशनल जो मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन है, जो कन्वेंशनल की भी बात करें, वो बेटर है सिंगल कैरियर सिस्टम्स के मुकाबले एज कम्पेयर टू, अगर आप फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल की बात करें या अगर आप हाई डेटा रेट सिग्नल की बात करें। बट इसमें भी जो होती है कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम्स में ये ड्रॉबैक्स है, एक्सपेक्टेड इनएफिशिएंट है ये, इसमें आपको फिल्टर्स चाहिए जो शार्प कट ऑफ हो जिसकी, और उसके अलावा आपको एन बैंड ऑफ डीमॉड एंड मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर और एन अप कन्वर्शन डाउन कन्वर्शन और एन बैंड्स ऑफ फिल्टर्स भी आपकी जरूरत पड़ेगी। इसे ओवरकम करने के लिए जो हमने देखा, हम इसको इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं अगर हम ये माने कि सब कैरियर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब सब कैरियर्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो आपको ये इस तरह का कुछ सिस्टम दिखेगा। तो इस तरह का कुछ सिस्टम दिखेगा। ये सिस्टम अगर आप देखोगे, ये है OFDM सिस्टम या न्यू मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन टाइप ऑफ सिस्टम, जहां देखोगे आप सब कैरियर्स ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग सब कैरियर्स। क्योंकि सब कैरियर्स ओवरलैप कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रली एफिशिएंट है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन। अगर आप देखोगे यहां सब कैरियर्स ओवरलैप कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये स्पेक्ट्रली एफिशिएंट है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन। ये स्पेक्ट्रली एफिशिएंट है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन। और ये हम किस तरह से इंश्योर करते हैं कि सब कैरियर्स ओवरलैप करने के बाद भी आप इसको आसानी से रिसीवर पे डीमॉड्यूलेट और डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि आप इंश्योर करते हैं कि जो सब कैरियर स्पेसिंग है दो फ्रीक्वेंसी बैंड्स की, वो होती है डेल्टा एफ। अगर हम इसे डिनोट करूं f1 माइनस f0, इसे अगर मैं डेल्टा एफ से डिनोट करूं तो डेल्टा एफ आप इंश्योर करते हैं कि 1/Tn हो। Tn जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, वो OFDM सिंबल ड्यूरेशन या मल्टी कैरियर सिग्नल की सिंबल ड्यूरेशन को हम Tn बोलते हैं। जैसे हर एक स्ट्रीम में आप भेज रहे हो RB/N, इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी Tn, यानी एक OFDM सिंबल की जो ड्यूरेशन होगी वो है Tn। अगर हम ये इंश्योर करते हैं कि दोनों सब कैरियर की स्पेसिंग 1/Tn होगी तो बेसिकली हम इस इवन इफ अगर सब कैरियर्स ओवरलैप कर भी रहे हैं तभी भी रिसीवर में हम इसको आराम से डिमॉडुलेट कर सकते हैं। तो ये एक मेजर एडवांटेज है OFDM सिस्टम का और ओवरलैपिंग सब कैरियर्स मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन का कंपेयर टू कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन, जहां सब कैरियर ओवरलैप नहीं कर रहे थे। तो ओवरलैपिंग सब कैरियर की वजह से इस सिस्टम बहुत स्पेक्ट्रली एफिशिएंट बन जाता है। और हमने ये भी देखा था कि इस टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर ओवरलैपिंग सब कैरियर्स या OFDM सिस्टम्स की अगर बात करें तो बहुत सिंपल हो जाता है, वो n+1 प्लस एप्सिलॉन बाय Tn। तो ये इसकी टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट पूरी सिस्टम की इसकी अगर इससे कंपेयर करें ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग केस से तो काफ़ी कम है। और इसको अप्रॉक्सीमेटली हम अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो जो ओवरलैपिंग सब कैरियर्स की सिस्टम है, जो OFDM सिस्टम है, वो काफ़ी स्पेक्ट्रली एफिशिएंट बन जाता है एज कंपेयर टू नॉन ओवरलैपिंग केस, जहां पर आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए OFDM बहुत पॉपुलर मॉड्यूलेशन स्कीम है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेडली एफिशिएंट मॉड्यूलेशन स्कीम है। इसके अलावा इसमें और सारे बेनिफिट्स भी हैं जो हम आगे जाके आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। इसमें आप फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन का प्रयोग कर सकते हो, इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड टाइम डोमेन इक्वलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इसका डिकोडिंग और इनकोडिंग थोड़ी सिंपल है बिकॉज ऑफ IFFT एंड FFT मॉड्यूलेशन, IFFT एंड FFT मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। उसके बारे में भी हम और अत्यधिक जानकारी आज प्राप्त करेंगे। चलिए आज देखते हैं इसके बारे में और OFDM के बारे में और हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे मैंने बताया लास्ट लेक्चर में, सिंगल कैरियर ट्रांसमिशन और मल्टी कैरियर ट्रांसमिशन में डिफरेंस, मल्टी कैरियर ट्रांसमिशन या इसे मॉड्यूलेशन भी कहते हैं और इसे सिंगल कैरियर ट्रांसमिशन या मॉड्यूलेशन अगर मैं इससे तो इसमें देखोगे जैसे मैंने बताया 1/, सिंबल ड्यूरेशन, इसकी जो अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 1/Tn होती है सब कैरियर स्पेसिंग में। इसकी जनरली 1/Tn से ज़्यादा होगी, क्योंकि आप इसमें जो हर एक सब कैरियर की बैंडविड्थ होती है वो होती है 1 प्लस अल्फ़ा प्लस ये, तो इसकी 1/Tn
TN से ज़्यादा होती है सब कैरियर स्पेसिंग। पल्स शेपिंग जनरली इसमें विंडो का प्रयोग करते हैं, इसमें आप नाइक्विस्ट फिल्टर, जिसे हमने बताया था रूट ट्रेस्ड कोसाइन फिल्टर का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से आपको रोल ऑफ फैक्टर अल्फा आता है। इसमें आप विंडोइंग का, टाइम डोमेन विंडोइंग का प्रयोग भी कर सकते हो पल्स शेपिंग में, मल्टी कैरियर ट्रांसमिशंस में। और सब कैरियर इसका मेन बेनिफिट होता है कि हर सब कैरियर आपकी ऑर्थोगोनल होती है एक दूसरे से। इसकी वजह से अगर आपके सब कैरियर्स ओवरलैप भी कर रही हैं तभी भी आप रिसीवर पे उसे आराम से डिकोड कर सकते हो और डिमॉडुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑर्थोगोनैलिटी मेंटेन की है दोनों सब कैरियर के बीच में बाय एंश्योरिंग दैट जो सब कैरियर स्पेसिंग है आपकी वो 1/TN है। और जो कन्वेंशनल मल्टी कैरियर उसमें आप जनरली बैंड पास फिल्टर का प्रयोग करते हो ताकि हर एक सब कैरियर दूसरे, हर एक सब स्ट्रीम या सब कैरियर या सब चैनल एक दूसरे से अलग हो, और एक इसलिए इसमें जो फिल्टर की जरूरत पड़ती है वो शार्प कट ऑफ फिल्टर्स की जरूरत पड़ती है। गार्ड इंटरवल इसमें आगे जाके देखेंगे, इसमें एक साइक्लिक प्रीफिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी प्रयोग किया जाता है OFDM में। इसकी वजह से आप इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस, जो एक OFDM सिंबल दूसरे OFDM सिंबल से इंटरफेयर करता है, ये एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस भी बोलते हैं उससे आप अवॉइड कर सकते हो और उससे आप मिनिमाइज कर सकते हो साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग करके OFDM सिस्टम में। इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। गार्ड बैंड आपको ये भी देखोगे कि OFDM सिस्टम में आप वर्चुअल पायलट्स जिसे बोलते हैं, वर्चुअल कैरियर्स भी जिसे बोलते हैं, वो जरूरत पड़ती है ताकि आपकी जो आप एडजेसेंट चैनल में जो एडजेसेंट सब कैरियर्स में जो इंटरफ्रेंस है वो आप मिनिमाइज कर सके। और जैसे हमने देखा इसका एडवांटेजेस काफ़ी हैं OFDM सिस्टम के। ये हाईली बैंडविड्थ एफिशिएंट सिस्टम है, हाईली स्पेक्ट्रल एफिशिएंट सिस्टम है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, क्योंकि जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी आपकी टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जस्ट n/TN हो जाती है। इसकी बेनिफिट ये होती है कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम काफ़ी रेजिलिएंट है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग के चैनल में, और इसमें एडजेसेंट चैनल इंटरफ्रेंस ACI यानी एडजेसेंट चैनल इंटरफ्रेंस, एडजेसेंट चैनल क्योंकि आप इसमें दो फ्रीक्वेंसी के बीच में गार्ड बैंड का प्रयोग करते हो तो इसकी वजह से इसमें स्मॉल एडजेसेंट चैनल इंटरफ्रेंस है, और आप ये भी इंश्योर करते हो कि आप रोल ऑफ फैक्टर की वजह से आपकी जो साइड लोब्स है काफ़ी स्मॉल हो, इसकी वजह से आप में एडजेसेंट चैनल इंटरफ्रेंस काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू OFDM सिस्टम में। और लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स ये है कि आपको फिल्टर विद शार्प कट ऑफ चाहिए होगा, जैसे मैंने पहले बताया था ये कट ऑफ होनी चाहिए CUTOFS। इसमें फिल्टर विद शार्प कट ऑफ चाहिए रहता है, क्योंकि अगर आपने उस फिल्टर का प्रयोग किया जिसकी कोई शार्प कट ऑफ नहीं है तो एक सब कैरियर दूसरे सब कैरियर के साथ इंटरफेयर कर सकता है। स्पेक्ट्रली इनएफिशिएंट एज कंपेयर टू OFDM सिस्टम, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, क्योंकि इसमें आपको बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू OFDM सिस्टम, क्योंकि ये सब कैरियर्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो इसमें होती है वो ज़्यादा है। अगर मैं OFDM सिस्टम की बात करूँ इसमें भी कुछ ड्रॉबैक है, हालांकि ये बहुत स्पेक्ट्रली एफिशिएंट सिस्टम है बट इसमें भी काफ़ी ड्रॉबैक्स है जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। मेजर ड्रॉबैक इसमें पीक टू एवरेज पावर रेशियो का है, इसकी वजह से आपकी जो एनवेलप होती है, एनवेलप के अगर आपको याद होगा हमने एनवेलप में पढ़ा था लीनियर मॉड्यूलेशन और नॉन लीनियर मॉड्यूलेशंस में, क्योंकि इसमें आप n सब कैरियर्स को ऐड करते हो तो बेसिकली जो कभी एडिशन कंस्ट्रक्टिव होता है कभी एडिशन डिस्ट्रक्टिव होता है, तो उसकी वजह से आपकी जो पीक पावर है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होती है एज कम्पेयर टू एवरेज पावर। तो इसकी वजह से आप नॉन लीनियर हाई पावर एम्पलीफायर्स का जनरली प्रयोग नहीं कर सकते हैं बिना PAPR एलिविएशन के। तो PAPR पीक टू एवरेज पावर रेशियो, इसका शॉर्ट फॉर्म PAPR है, उसके एलिविएशन की काफ़ी टेक्निक्स है, काफ़ी रिसर्च हो चुका है इस पर, और इसके बारे में भी कुछ जानकारी मैं आपको जब PAPR के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा ये काफ़ी सेंसिटिव टू फ्रिक्वेंसी ऑफसेट एंड टाइमिंग जिटर, क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे OFDM सिस्टम बेसिकली ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर आपके सब कैरियर्स ओवरलैप भी कर रहे हैं, क्योंकि हर सब कैरियर एक सब कैरियर से ऑर्थोगोनल है, इसलिए इससे आप रिसीवर पे आराम से सेग्रीगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफसेट हुआ, इसकी वजह से आपकी जो फ्रिक्वेंसी स्पेसिंग है दोनों सब कैरियर के बीच में वो चेंज होगी, और उसकी वजह से जो फंडामेंटल रूल है 1/TN वाला वो फॉलो नहीं हुआ, तो उसकी वजह से दोनों सब कैरियर के बीच में इंटरफ्रेंस होगा और वो रिजल्ट करेगा इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस में। तो इसके बारे में भी हम अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करेंगे जब हम OFDM सिस्टम के ड्रॉबैक के बारे में पढ़ेंगे।
तो जैसे मैंने बताया संक्षेप में सिंगल का अगर मैं कंपेयर करूं सिंगल कैरियर सिस्टम्स को, कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम्स को और ओएफडीएम सिस्टम्स को, तो ये संक्षेप में मैं बता सकता हूं। सिंगल कैरियर सिस्टम्स में मेजर ड्रॉबैक अगर आप देखोगे इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस है, क्योंकि अगर आप हाई डेटा रेट ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो जनरली आपकी चैनल जो होगी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग हो जाएगी, क्योंकि आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोहेरेंस बैंडविड्थ। इसकी वजह से आपको इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस होगा, उसकी वजह से आपको इररेड्यूसिबल एरर फ्लो होगा। अगर आप उसको कम करना चाहते हो इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस को, तो आपको बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड टाइम डोमेन इक्वलाइजर्स का प्रयोग करना पड़ेगा, जो रिसीवर कम्प्लेक्सिटी काफ़ी हद तक बढ़ा देगी। तो इसकी वजह से इसमें बिट रेट लिमिटेशन हो जाता है सिंगल कैरियर सिस्टम्स में। और इसीलिए जनरली आप अगर देखोगे 4G सिस्टम्स की बात करें या 5G सिस्टम्स की बात करें या वाईफाई सिस्टम्स की बात करें, जहाँ पर हम मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन लाइक OFDM का प्रयोग करते हैं। अगर मैं कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम्स की बात करूँ तो उसमें नेग्लिजिबल इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस होता है, क्योंकि आप मल्टी कैरियर मल्टी स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देते हो सिग्नल को, उसकी वजह से आपके फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग में का इम्पैक्ट कम हो जाता है और हर एक चैनल में एक फ्लैट फीडिंग का इम्पैक्ट दिखता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट सब चैनल्स होता है, इसमें रिसीवर कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है और आप एडेप्टिव एलोकेशन ऑफ पावर टू ईच सब बैंड्स भी कर सकते हो। तो आप हर एक सब बैंड में अलग अलग पावर भी एलोकेट कर सकते हो। अगर मैं OFDM की बात करूँ तो ये ज़्यादा स्पेक्ट्रली एफिशिएंट है मल्टी कैरियर सिस्टम्स, कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम्स भी, क्योंकि आपके सब कैरियर्स ओवरलैप कर रहे हैं और मैक्सिमम डेटा रेट इन बैंड लिमिटेड चैनल। डिजिटल इंप्लीमेंटेशन इज पॉसिबल, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। हम एक OFDM सिस्टम को डिजिटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं IDFT और DFT के द्वारा। IDFT यानी इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म और DFT यानी डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिसे हम IFFT या FFT एल्गोरिथम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसमें कोई बैंड पास फिल्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई आपको शार्प कट ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप IFFT FFT के प्रयोग करके आराम से ट्रांसमीटर में OFDM सिग्नल जनरेट कर सकते हो और रिसीवर में OFDM सिग्नल को डिकोड कर सकते हो। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और OFDM सिस्टम्स के बारे में। तो जैसे मैंने बताया OFDM का एवोल्यूशन, OFDM काफ़ी पॉपुलर मॉड्यूलेशन टेक्निक है और आजकल हर मोस्टली सिस्टम में OFDM का ही प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप एक एरा की बात करें, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था 1980s में फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिस्टम्स आई थी, जो जनरली एनालॉग FM पे बेस्ड थी, एनालॉग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशंस पे बेस्ड थी और उसका फंडामेंटल टेक्नोलॉजी हर एक यूजर्स को सेग्रीगेशन एक फ्रिक्वेंसी के माध्यम से होता था। उसके बाद 2G सिस्टम्स आए, सेकेंड जनरेशन सिस्टम, जिसे हम इंडिया में एटलीस्ट GSM सिस्टम्स के माध्यम से जानते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और उसकी प्राइमरी टेक्नोलॉजी जो थी वो थी TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, प्लस FDMA, जहाँ पर यूजर्स को एक फ्रिक्वेंसी बैंड के अलावा टाइम स्लॉट्स के माध्यम से भी सेग्रीगेट किया जाता था। और इसका फंडामेंटल मॉड्यूलेशन स्कीम जो हमने पहले ही पढ़ चुका है वो है गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग। इसकी ये एक डिजिटल मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड था और ये GMSK का प्रयोग करके इसमें यूजर्स का डेटा ट्रांसमिशन और डिकोडिंग होता था। तो ये 2G सिस्टम था जो FDMA TDMA बेस्ड था और उसका मॉड्यूलेशन स्कीम जैसे मैंने बताया वो GMSK था, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग। उसके बाद थर्ड जनरेशन सिस्टम्स आए, उसे हम UMTS सिस्टम, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम्स, और CDMA के नाम से भी जानते हैं, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जहाँ पर यूजर्स कोड के द्वारा एक दूसरे से सेग्रीगेट होते थे। अलग अलग कोड, हर एक यूज़र को एक अलग अलग कोड प्रदान किया जाता था और उसकी वजह से वो अपने सिग्नल को ट्रांसमिटेड बेस स्टेशन से डिकोड करते थे। इसमें डिफरेंट टाइप के कोड्स होते थे, लॉन्ग कोड, शॉर्ट कोड, सूडो रैंडम कोड्स, वॉल्स हार्डमोड कोड्स, इस सब का प्रयोग करके आप बेसिकली हर एक यूज़र को दूसरे यूज़र से सेग्रीगेट करते थे। 3G के बाद अगर 3G में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, 3G में बेसिकली नियर फार प्रॉब्लम था। उसके बाद ये इसमें फिर SINR का प्रॉब्लम था, अगर जैसे जैसे यूज़र्स की संख्या बढ़ जाती थी इसकी SINR काफ़ी कम हो जाती थी। तो CDMA सिस्टम्स में भी काफ़ी ड्रॉबैक थे। उसके बाद 4G सिस्टम्स की अगर बात करें तो अब आया OFDM, जो प्राइमरीली ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, उस पर बेस्ड है। तो LTE अगर सिस्टम की बात करें, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एडवांस, इसमें बेसिकली डाउनलिंक की अगर बात करें वहाँ पर OFDM का ही प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर यूज़र्स की जो डेटा है वो OFDM के द्वारा भेजी जाती है बेस स्टेशन से यूज़र की तरफ। और ये OFDM 4G स्टैंडर्ड का एक मेजर फीचर है जो 3G और 2G और 1G में नहीं था। उसमें टर्बो कोडिंग का भी प्रयोग किया गया था, चैनल एरर करेक्शन कोड, जो टर्बो कोडिंग जो एक सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी अचीविंग कोड है, उसका प्रयोग किया गया था OFDM के अलावा। उसके बाद अगर हम 5G सिस्टम्स की बात करें, जैसे हम आजकल 5th जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड्स में हैं, जहाँ OFDM बेस्ड
सेंटीमीटर वेव एंड मिलीमीटर वेव, मैसिव माइमो, लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स, पोलर कोड्स, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशंस में भी OFDM का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो 5G में बेसिकली ये पिलर्स है, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, और ये सब में भी OFDM का ही जनरली प्रयोग किया जा रहा है। इसको जनरली हम फ्लेक्सिबल OFDM के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर आप सब कैरियर एलोकेशन, जो OFDM के जितने सब कैरियर्स है वो डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी आप डायनेमिकली चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र रिक्वायरमेंट। तो ये 5G का बहुत बड़ा बेनिफिट है और इसमें भी OFDM का ही प्रयोग हो रहा है एज अ मॉड्यूलेशन स्कीम। अभी 6G पे बात चल ही रही है, अभी 6G का फ्रेमवर्क डिज़ाइन हो रहा है, अभी तक इसमें कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं आया है। फिर भी मोस्ट लाइकली 6G सिस्टम्स में भी मोस्ट लाइकली 6G सिस्टम्स में भी OFDM का ही प्रयोग होगा, जहाँ पर मिलीमीटर वेव, सेंटीमीटर वेव के अलावा टेराहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी बैंड्स का भी उपयोग किया जा सकता है और उसकी एक्सट्रीम कवरेज होगी और उसमें एनहांस्ड मैसिव मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स का प्रयोग होगा। और इसमें जैसे 5G सिस्टम्स में अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, जिसे हम URLLC, और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, जिसे हम MMTC बोलते हैं, उसकी एनहांस्ड वर्जन 6G में आपको नज़र आ सकता है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग हो सकता है, होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग का भी प्रयोग हो सकता है। बहुत सारे टेक्निक्स है जो 6G सिस्टम्स के लिए अभी हाल फिलहाल में रिसर्च किए जा रहे हैं और प्रपोज किए जा रहे हैं। तो ये देखोगे, ये आप देखोगे एक्स एक्सिस में जैसे जनरेशन अभी हम 2022-23 में है, जहाँ पर अभी 5G सिस्टम का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको हो सकता है 6G सिस्टम का डिप्लॉयमेंट भी देखेगा, जहाँ पर एक OFDM सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो इसमें वाई एक्सिस में आप देखोगे डेटा रेट भी काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे 1G सिस्टम डेटा रेट काफ़ी कम था, अब जैसे जैसे आप 5G 6G सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका डेटा रेट भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो मोस्ट लाइकली 6G सिस्टम का डिप्लॉयमेंट होगा तो आपको 1 टेराबाइट्स पर सेकेंड का डेटा रेट भी मिल सकता है। और लेटेंसी जिससे आप डिले भी कहते हैं, बहुत नेटवर्क डिले भी कहते हैं, उसमें भी कमी आ रही है। तो पहले जो 1G सिस्टम्स में अराउंड 1000 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी थी, अब 5G और 6G सिस्टम्स में मोस्ट लाइकली 0.1 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी ही रहेगी। इसकी वजह से आप अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन टाइप के सिस्टम, रोबोटिक सर्जरी, टैक्टाइल इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लेटेंसी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये एक ग्लिम्स दे रहा है OFDM का एवोल्यूशन का 4G और 5G स्टैंडर्ड में। सिमिलरली हम वाईफाई में भी देख सकते हैं, आजकल वाईफाई 6 की बात करें या वाईफाई 7 की बात करें, जहाँ भी OFDM का भी प्रयोग किया जाता है। और उसके पहले वाईफाई स्टैंडर्ड्स में भी जनरली OFDM का ही प्रयोग किया गया है। तो हमने लास्ट स्लाइड में जिसे देखा कि OFDM मॉड्यूलेशन आजकल 4G स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें या 5G स्टैंडर्ड्स की बात करें या वाईफाई स्टैंडर्ड्स की बात करें, सब जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है। और इसके जो बेनिफिट्स है एज कम्पेयर टू सिंगल कैरियर मॉड्यूलेशन या कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन काफ़ी हैं। जैसे ये एक्सपेक्टेडली एफिशिएंट मॉड्यूलेशन है, इसमें कोई आपको बैंक ऑफ फिल्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड मॉड्यूलेटर्स डिमॉड्यूलेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। और एज कम्पेयर टू सिंगल कैरियर सिस्टम्स आपको रिसीवर पे कोई कॉम्प्लिकेटेड टाइम डोमेन इक्वलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं OFDM सिग्नल को हम कैसे जनरेट करते हैं, कैसे इंश्योर करते हैं कि जो OFDM सिग्नल जो जनरेट होता है उसमें सब कैरियर्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है अब तक OFDM के बारे में वो ये है कि अगर दो सब कैरियर्स को आपको ऑर्थोगोनल बनाना है तो बेसिकली दो सब कैरियर की स्पेसिंग, जैसे हमने पहले भी देखा है कि दो सब कैरियर की स्पेसिंग F1, अगर मैं दो सब कैरियर की बात करूं F1 - F0, उसकी जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1/Tn। अगर मैं इसे डेल्टा F से डिनोट करूं तो उसकी जो स्पेसिंग होनी चाहिए दो सब कैरियर की वो 1/Tn। इससे आप इंश्योर कर सकते हो कि जो आपके दो सब कैरियर्स है F1 और F2 वो ऑर्थोगोनल होंगे और इसकी वजह से आप रिसीवर पे उसे आराम से सेग्रीगेट कर सकोगे। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि ऑर्थोगोनैलिटी इंश्योर करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप इंश्योर करते हो कि हर एक सब कैरियर जो है वो एक दूसरे के इंटीजर मल्टीपल्स हो। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक टाइम पीरियड Tn में दो फ्रीक्वेंसी लूं, ये दो सिग्नल ऑर्थोगोनल हो जाएंगे जब F2 जो होगा वो F1 का इंटीजर मल्टीपल होगा।
ये हम अगर इंश्योर कर लेते हैं तो बेसिकली हम इंश्योर कर लेते हैं कि जो सब कैरियर्स OFDM के द्वारा जनरेट होंगे वो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम ये कैसे OFDM सिग्नल कैसे जनरेट करते हैं और बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे एक सब कैरियर्स को एक दूसरे से ऑर्थोगोनल बना सकते हैं। तो मैं इसमें एक OFDM मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का उदाहरण दूंगा और बहुत आसान तरीके से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एक सब कैरियर जो आप जनरेट करते हो एक फ्रीक्वेंसी F1 में, आप कैसे इंश्योर करते हो कि दूसरा सब कैरियर जो आप जनरेट करोगे F2 में या F3 में या F4 में, तीसरा चौथा सब कैरियर, वो पहले सब कैरियर से कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि वो ऑर्थोगोनल है। चलिए बहुत आसान तरीके से देखते हैं ये चीज। चलिए आपने पहले सब कैरियर F1 जनरेट किया, उसका टाइम डोमेन रिस्पांस और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। उसके टाइम डोमेन रिस्पांस अगर आप देखोगे एक टाइम पीरियड में, अगर मैं इमेजिन करूँ कि एक टाइम पीरियड ये Tn है, उसमें आप देखोगे एक साइकिल है और उसमें सिमिलरली उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस आप देखोगे इस पे उसकी पीक आ रही है। तो बेसिकली पहला सब कैरियर मैंने जनरेट किया, उसकी एक टाइम डोमेन रिस्पांस मैं दिखा रहा हूँ और उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस भी मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस पे आप देखोगे एक सॉर्ट ऑफ सिंक पल्स है जिसकी एक पीक एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में आपको नजर आती है। तो ये कंबाइंड सिग्नल अगर समझिए सिर्फ एक ही सब कैरियर जनरेट किया है तो इसकी जो कंबाइंड OFDM सिग्नल रिस्पांस टाइम डोमेन में, ये टाइम डोमेन में है और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। अभी सिर्फ क्योंकि हमने सिर्फ एक सब कैरियर जनरेट किया है, इसका टाइम डोमेन रिस्पांस सेम वही होगा और ये OFDM सिग्नल है। ये टाइम डोमेन रिस्पांस इसका ये होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस इसका ये होगा। तो सेम मैंने इसको यहां पर सिंगल सब कैरियर के लिए बड़ा करके दिखाया है। चलिए अब आपको दूसरा सब कैरियर इस पे ऐड करना है, समझिए। तो आपको सब कैरियर F2 ऐड करना है, तो आप इंश्योर करोगे जो सब कैरियर F2 होगा वो एक इंटीजर मल्टीपल होगा सब कैरियर F1 के। तो इसकी वजह से आप देखोगे इसमें 3 साइकिल्स है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर है, वो शिफ्टेड है एज कम्पेयर टू F1 के। तो ये आपने सब कैरियर F2 जनरेट कर लिया है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो शिफ्टेड है एज कम्पेयर टू F1 के, और इसमें भी इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स है एक टाइम पीरियड Tn में। एक टाइम पीरियड Tn में इसमें भी इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स हैं। अब इसकी वजह से कंबाइंड जो सिग्नल जनरेट होगा OFDM सिग्नल का वो होगा F1 प्लस F2, वो आपको यहां नजर आता है। जो ब्लू सिग्नल है वो F1 की वजह से है, सब कैरियर F1 की वजह से है, और जो पिंक सिग्नल है वो सब कैरियर F2 की वजह से है, और रेड सिग्नल जो है वो कंबाइंड OFDM सिग्नल है। ये टाइम डोमेन रिस्पांस जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस में आप देखोगे जब मैंने दूसरा सब कैरियर ऐड किया वो शिफ्टेड वर्जन ऑफ द फर्स्ट सब कैरियर है, और उसकी जो पीक होगी वो एक दूसरे पॉइंट पे रहेगी एज कंपेयर टू F1 के। तो ये जैसे F1 है और ये F2 है। एक गौर फरमाने की बात इसमें यह है कि आप देखोगे F1 में जब पीक आ रहा है तो F2 की वैल्यू 0 है, और जब F2 में जो पीक आ रहा है तो F1 की वैल्यू 0 है। यह दर्शाता है कि F1 और F2 दोनों सब कैरियर्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है OFDM की। ये मैं पहले भी स्ट्रेस कर चुका हूं कि आपको OFDM में ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, इसमें आप इंश्योर करते हो कि सब कैरियर्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। और इसका बहुत सिंपल तरीका यह है कि आप इस तरह से जनरेट करो सब कैरियर्स कि दूसरे सब कैरियर्स पहले सब कैरियर के मुकाबले इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ साइकिल है एक टाइम पीरियड Tn में। Tn जो है OFDM सिंबल ड्यूरेशन है, और जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब समझिए आपको सब कैरियर्स F3 जनरेट करना है, तो आप क्या करोगे, फिर आप वही प्रोसीजर यूज करोगे, आप इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ साइकिल करोगे एक टाइम पीरियड Tn में, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी आप देखोगे शिफ्ट हो चुकी है राइट साइड में। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स, जैसे मैंने बताया, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स है और ये टाइम डोमेन रिस्पॉन्स है। अब मैं इन तीनों सब कैरियर्स को अगर कंबाइन कर दूं तो कंबाइंड रिस्पॉन्स, आगे फिर से आप इस चीज पे देख सकते हो, कंबाइंड रिस्पॉन्स जो मिलेगा आपको वो इस तरह का मिलेगा। फिर से इसमें आप देखोगे जो ब्लू कर्व है, वो F1 है। आप अगर ध्यान से देखोगे जो ब्लू कर्व है वो F1 है, जो पिंक कर्व है वो F2 है। अब एक एडिशनल कर्व लाइट ब्लू कर्व F3 भी ऐड हो गया है, और जो कंबाइंड रिस्पॉन्स है रेड वाला वो है कंबाइंड OFDM सिग्नल टाइम डोमेन रिस्पॉन्स। कंबाइंड OFDM सिग्नल टाइम डोमेन रिस्पॉन्स। सिमिलरली आप इसमें देखोगे
इसमें भी अब 3 फ्रिक्वेंसी आ गई हैं, एक F1 जो ब्लू वाली है, और एक पिंक वाली F2 है, और एक लाइट ब्लू वाली F3 है। और इसमें भी आप एक चीज़ देखोगे कि जब तीनों सिग्नल की पीक अलग अलग पॉइंट्स पे आ रही है और तीनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। जब F1 की पीक आती है तो F2 और F3 0 है, जब F2 की पीक आती है तो F1 और F3 0 है, जब F3 की पीक आती है तो F1 और F2 दोनों 0 है। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स आपको यहां पर नजर आता है। एक और चीज आप इस कर्व में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो कंबाइंड रिस्पॉन्स OFDM सिग्नल का टाइम डोमेन में उसकी पीक वैल्यू काफी बढ़ गई है। तो ये एक प्रॉब्लम है OFDM सिग्नल का, जिसे हम पीक टू एवरेज पावर रेशियो से डिनोट करते हैं। पीक टू एवरेज पावर रेशियो, ये पहले भी मैंने बताया है, ये एक ड्रॉबैक है OFDM सिग्नल का। इस कंबाइंड रिस्पॉन्स की वजह से जब आपके सब कैरियर्स ऐड हो रहे हैं टाइम डोमेन में, वो कंस्ट्रक्टिवली भी ऐड हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिवली भी ऐड हो सकते हैं। और जब वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड होते हैं तो बेसिकली आपकी पीक पावर होती है जो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू एवरेज पावर। और इसकी वजह से जब आप नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर्स का प्रयोग करते हो हाई एफिशिएंसी ट्रांसमिशन के लिए, तो आपकी सिग्नल क्लिप होने का खतरा रहता है। तो इसे एलिविएट करना बहुत जरूरी है ट्रांसमीटर में, ताकि आप नॉन लीनियर हाई पावर एम्पलीफायर्स का प्रयोग कर सको, एक पावर एफिशिएंट सिस्टम बना सको। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है OFDM का, पीक टू एवरेज पावर रेशियो। वो आप इस टाइम डोमेन रिस्पॉन्स से भी देख सकते हैं, जहां आपकी कंबाइंड रिस्पॉन्स अब देखोगे उसकी पीक काफी बढ़ गई है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस, टाइम डोमेन रिस्पॉन्सेस। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए इसी पे मैं अगर सब कैरियर F4 ऐड कर देता हूं, अगर मैं सब कैरियर F4 ऐड कर देता हूं, ये भी इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल से वन टाइम पीरियड Tn में, अगर आप देखोगे ये भी इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल से एक टाइम पीरियड Tn में, और इसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर शिफ्ट हो गई है। तो अभी तक हमने 4 फ्रीक्वेंसीज देख ली है, 4 फ्रीक्वेंसीज के फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स, टाइम डोमेन रिस्पॉन्स, और हमने ये भी देखा कि चारों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है, और जो कंबाइंड टाइम डोमेन रिस्पॉन्स की पीक वैल्यू काफी बढ़ गई है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल टाइम डोमेन रिस्पॉन्सेज सब कैरियर्स के। तो कंबाइंड रिस्पॉन्स फिर से हम देखेंगे, यहाँ पर कंबाइंड रिस्पॉन्स फिर से हम देखेंगे, उसकी पीक वैल्यू फिर से और बढ़ गई है। जो रेड कर्व है वो कंबाइंड रिस्पॉन्स है। उसके अलावा जो F1, F2, F3, F4 यहाँ फिर से आपको नजर आएगा, F1, F2, F3, F4। जो ब्लू कर्व है वो F1 है, और जो पिंक कर्व जैसे मैंने बोला है वो F2 है, और जो लाइट ब्लू कर्व है वो F3 है, और जो ब्लैक कर्व है वो F4 है। तो चारों फ्रीक्वेंसीज के टाइम डोमेन रिस्पॉन्सेस है ये, टाइम डोमेन रिस्पॉन्सेस। और कंबाइंड जो है OFDM सिग्नल आपको रेड वाला, वो कंबाइंड टाइम डोमेन रिस्पॉन्स है। और फिर से आप देखोगे ध्यान से, उसकी पीक पावर और बढ़ गई है। तो जैसे जैसे सब कैरियर्स आप ऐड करोगे तो पीक टू एवरेज पावर रेशियो की प्रोबेबिलिटी बढ़ने की बढ़ जाती है, और उसकी वजह से ये एक मेजर ड्रॉबैक है OFDM सिग्नल का। सिमिलरली अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिस्पॉन्स देखोगे इनकी, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिस्पॉन्स अभी आप देखोगे 4 सब कैरियर है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, और ये F4 है। इसमें भी आप ध्यान से देखोगे, जब F1 में पीक आता है तो F2, F3, F4 0 हो जाता है। जब F2 में पीक आता है तो F1, F3, F4 0 हो जाता है। जब F3 में पीक आता है तो F1, F2, F4 0 हो जाता है। और जब F4 में पीक आता है तो F1, F2, F3 0 हो जाता है। यानी ये चारों सब कैरियर्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, ताकि आप रिसीवर पे ये सब जो ट्रांसमिशन कर रहे हो आप फ्रीक्वेंसी F1 में या फ्रीक्वेंसी F2 में या फ्रीक्वेंसी F3 में या फ्रीक्वेंसी F4 में से आप आराम से रिसीवर पे सेग्रीगेट कर सकते हो बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ DFT मेथोडोलॉजी। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है OFDM मॉड्यूलेटर की और डीमॉड्यूलेटर की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कंबाइंड रिस्पॉन्स, जैसे मैंने बताया, ये कंबाइंड रिस्पॉन्स है। जो रेड ये है कंबाइंड रिस्पॉन्स। कंबाइंड रिस्पॉन्स ये 4 सब कैरियर, 4 से अधिक सब कैरियर है आपके आजकल OFDM सिस्टम में। जैसे वाईफाई की बात करें 802.11 है, वहाँ 64 सब कैरियर्स का प्रयोग किया जाता है। अगर वाईफाई 802.11ax की बात करें तो वहाँ 256 सब कैरियर्स की प्रयोग किया जाता है। अगर हम LTE की बात करें, LTE एडवांस की बात करें, जहाँ 2048 सब कैरियर्स का प्रयोग किया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम आपके n की जो वैल्यू नंबर ऑफ सब कैरियर्स जनरली वेरी होती है। तो यहाँ अगर कंबाइंड रिस्पॉन्स देखोगे, टाइम डोमेन रिस्पॉन्स, कंबाइंड टाइम डोमेन रिस्पॉन्स, तो आपकी जो पीक पावर है वो काफ़ी बढ़ गई है एज कंपेयर टू एवरेज पावर। ये एक ड्रॉबैक है OFDM सिग्नल का। और अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स
ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे हर एक सब कैरियर एक दूसरे से ऑर्थोगोनल F1, F2, F3 और F4, ये चारों सब कैरियर एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। जब एक सब कैरियर का पीक आता है बाद बाकी तीनों सब कैरियर 0 हो जाते हैं। तो ये एक मेजर प्रॉपर्टी है OFDM सिग्नल की। तो जैसे हमने पहले भी देखा था, ये कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम है। ये कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन है, सिस्टम मॉड्यूलेशन। और ये OFDM एक्चुअल OFDM सिस्टम है, जिसे हमने पहले एक ओवरलैपिंग सब कैरियर्स के माध्यम से समझा था। ये एक्चुअल OFDM सिस्टम है। तो कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन जैसे हमने पहले भी देखा, तो उसमें गार्ड बैंड का प्रयोग किया जाता है और इसमें पल्स शिपिंग फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि आपकी जो पल्स है वो आराम से बिना कोई डिस्टॉर्शंस के रिसीवर पे रिसीव हो सके। और इसका अपडेटेड फॉर्म है OFDM या ओवरलैपिंग मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन स्कीम, जो हमने पहले भी देखा है। और इसमें ये एक्चुअल OFDM सिग्नल जनरेशन आप देखोगे, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें मैंने 3 सब कैरियर्स का प्रयोग किया है। अगर आप देखोगे F0, F1 और F2, और जब F0 का पीक आता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब F0 का पीक आ रहा है तो F1 और F2 दोनों 0 है, और जब F1 का पीक आता है तो F0 और F2 0 है, और जब F2 का पीक आता है तो F1 और F0 दोनों 0 है। और ये हम इस तरह से इंश्योर करते हैं कि दोनों सब कैरियर की जो स्पेसिंग है, अगर मैं ये स्पेसिंग की बात करूं, मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट करना चाहूँगा। इसको अगर मैं समझिए पर्पल कलर, सो ये अगर मैं इन दोनों के बीच में स्पेसिंग देखूंगा तो ये दोनों स्पेसिंग जो है वो TN है, ये भी स्पेसिंग TN है। ये मैंने यहाँ पर भी दर्शाया 1/TN है, ये 1/TN है, और ये भी 1/TN है। जैसे हम इंश्योर करते हैं कि दोनों सब कैरियर के स्पेसिंग, जैसे F1 माइनस F0 ये 1/TN है, सिमिलरली F2 माइनस F1 भी 1/TN। ये हम जैसे इंश्योर करते हैं, तब ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी सब कैरियर्स आप ट्रांसमिट करोगे वो ऑर्थोगोनल होंगे, इवन इफ दे आर ओवरलैपिंग। तो इसके हम इंश्योर करके OFDM सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा, OFDM मॉड्यूलेटर कैसे हम जनरेट करते हैं OFDM सब कैरियर्स, और इंश्योर करते हैं कि ये जो सब कैरियर्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वही ये ओवरलैपिंग सब कैरियर जो हमने पहले दर्शाया था, वो उसका आपको ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस, ये सिंगल सब कैरियर का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस है, ये मल्टीपल सब कैरियर्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस है। और वही जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जब एक सब कैरियर का पीक आता है तो बाद बाकी सब कैरियर्स 0 हो जाते हैं। वो आपको यहाँ पर भी नज़र आता है, वो आपको यहाँ पर भी नज़र आता है। अगर आप देखोगे तो एक सब कैरियर के पीक पे बाद बाकी सब कैरियर 0 हो जाते हैं, और एक दोनों सब कैरियर की स्पेसिंग जैसे मैंने पहले भी बता चुका है वो 1/TN है, जो TN OFDM सिंबल ड्यूरेशन है। ये मल्टी कैरियर ओवरलैपिंग जो हमने पहले पढ़ा है, उसका एक्चुअल फॉर्म OFDM का इस तरह से दिखता है। तो सब कैरियर्स आप देखोगे, ये सब कैरियर्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, फिर भी हम इसे रिसीवर पे आराम से सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कैरियर्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही जैसे टाइम डोमेन रिस्पांस और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस मैंने वापस से दिखाया है आपको। तो ये टाइम डोमेन रिस्पांस में आप देखोगे, ये एक टाइम पीरियड है TN, एक टाइम पीरियड में आप देखोगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, ये F0 है, ये F1 है और ये F2 है। तो आप देखोगे नंबर ऑफ साइकिल्स F0 में अलग है, F1 में अलग है और F2 में भी अलग है नंबर ऑफ साइकिल। इसकी वजह से F0, F1 और F2 तीनों ऑर्थोगोनल है। और इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस जैसे मैंने पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ कि जब ये तीनों ऑर्थोगोनल है, जब एक का पीक आता है बाद बाकी सब कैरियर्स 0 हो जाते हैं। तो ये टाइम डोमेन रिस्पांस आपको नजर आता है, और इसी को कंबाइन करके जब आप ये टाइम डोमेन रिस्पांस को कंबाइन करते हो तीनों को, तब आप एक टाइम डोमेन OFDM सिग्नल जो हमने पहले भी देखा है रेड कर्व के माध्यम से, अगर आपको याद होगा तो, कि जो उसकी पीक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब अभी तीनों सिग्नल कंबाइन करोगे और जब कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन होता है तब आपको एक रेड कर्व मिलता है, जो एक OFDM सिग्नल टाइम डोमेन रिस्पांस आपको नजर आता है, जो हमने पहले भी जब हमने OFDM मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर देखा 2 स्लाइड्स पहले, उसमें दर्शाया था। तो वही चीज़ ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है और ये टाइम डोमेन में है। इसलिए मैं बार बार ये स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप OFDM में ऑर्थोगोनैलिटी कैसे मेंटेन करते हो। और सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी दिखाया है, ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, क्योंकि ये आप देखोगे इसमें पीक वैल्यू आ रही है और
एक्स एक्सिस पे इस पे बेसिकली सब कैरियर इंडेक्स है। सिमिलरली ये टाइम डोमेन इंडेक्स में आप देखोगे ये टाइम पीरियड Tn है और ये 3 सब कैरियर्स है। ये अलग अलग सब कैरियर्स को मैंने टाइम डोमेन में दिखाया है। समझिए ये F1 है, अगर चलिए मैं इसको F1 लेता हूँ जिसके नंबर ऑफ साइकिल्स कम है। ये टाइम डोमेन रिस्पॉन्स है F1 फ्रीक्वेंसी का, ये टाइम डोमेन रिस्पॉन्स है F2 सब कैरियर्स का, ये टाइम डोमेन रिस्पॉन्स है F3। जब ये तीनों को कंबाइन कर देंगे तब आप एक OFDM सिग्नल दिखता है आपको। तो आप आगे पढ़ते हैं कि आप डिस्क्रीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ OFDM, जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि OFDM बेसिकली आप ट्रांसमीटर और रिसीवर पे DFT और IDFT और DFT के माध्यम से इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप अगर हमने जब हिस्ट्री देखा तो OFDM का, तो हमने पढ़ा था कि OFDM बहुत पुरानी स्कीम है, 1960s में भी थी, 1970s में भी थी, बट उसमें मेजर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि OFDM को अगर आपको जनरेट करना है तो आपके पास एफिशिएंट हार्डवेयर नहीं थे, आपके पास एफिशिएंट चिपसेट नहीं थे जिसकी मदद से आप OFDM सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। बट 1990 से आप देखोगे चिप में काफ़ी रेवोल्यूशन आ गया है, आपके आजकल चिपसेट्स काफ़ी स्मॉल हो गए हैं और जो IDFT DFT एल्गोरिथम्स की अगर मैं बात करूं वो काफ़ी एफिशिएंटली आप IFFT और FFT एल्गोरिथम्स के माध्यम से बहुत सिंपल चिपसेट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी वजह से OFDM टेक्नोलॉजी जो होती है, OFDM जो सिस्टम है वो काफ़ी इनकॉर्पोरेट हो गया है, क्योंकि आपकी जो चिपसेट्स है काफ़ी एफिशिएंट हो गई है और काफ़ी आसानी से IDFT और DFT एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट कर सकती है। तो ये हम देखेंगे कि OFDM को आप IDFT और DFT के माध्यम से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। OFDM में बेसिकली जब मैं IDFT की बात करूं तो इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, वो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है, और अगर मैं IDFT की बात करूं इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, वो एक फ्रीक्वेंसी को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने का माध्यम है, और एक मैं DFT की बात करूं वो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का माध्यम, वो डिस्क्रीट फॉर्म है कंटिन्यूस टाइम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म्स का। तो चलिए अब देखते हैं अब आप IDFT और DFT के माध्यम से कैसे OFDM सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं एन पॉइंट DFT की बात को समझिए आप, x ऑफ n जो डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस सिग्नल है, ये डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल्स है जिसमें n सैंपल्स है। तो अगर मैं DFT की बात करूं, आपको एक टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम ये एक एक्सप्रेशन का प्रयोग करके इसे कर सकते हैं। और 1/√n जो है वो बेसिकली एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, क्योंकि आप n सब कैरियर्स को ऐड कर रहे हैं तो उसके एम्पलीट्यूड को नॉर्मलाइज करने के लिए हम 1/√n का प्रयोग करते हैं, और ये बेसिकली एक इक्वल टू साइन है। तो आप देखोगे जो x ऑफ n है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर मेंशन भी किया है, x ऑफ n जो है वो डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल है, और उसको अगर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है तो आप DFT का प्रयोग कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। n जो है जैसे टाइम डोमेन इंडेक्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, टाइम डोमेन सैंपल इंडेक्स, और k जो है फ्रीक्वेंसी सब कैरियर इंडेक्स। सब कैरियर की बात कर, सब कैरियर बोले या सब चैनल बोले या सब स्ट्रीम बोले, तीनों एक ही चीज है। और n जो है आपकी टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स है यहाँ पर, ये n जो है वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स है, और ये n जो है वो टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स है। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्क्रीट सैंपल जो आप जनरेट करोगे, और टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर जो आप जनरेट करोगे, और टोटल नंबर ऑफ टाइम डोमेन सैंपल से दोनों n से हमने डिनोट किया है। तो DFT की मदद से, जैसे मैंने बताया, DFT इज अ डिस्क्रीट टाइम इक्विवेलेंट टू द कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, बिकॉज x ऑफ a जो वो ये कैरेक्टराइज करता है कि आपकी जो x ऑफ n में फ्रीक्वेंसी कंटेंट कितना है। x ऑफ n जो टाइम सैंपल्स है x ऑफ n में, उसमें फ्रीक्वेंसी कंटेंट कितना है, वो बेसिकली x ऑफ k के द्वारा आप कैटेगराइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं IDFT की बात करूं, IDFT ऑपोजिट सॉर्ट ऑफ है DFT का, इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जहां पर आप एक फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल लेते हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन सैंपल्स लेते हो, और उसे आप टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ वही चीज मैंने लिखा है, आप देखोगे x ऑफ k है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स से, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल और
सब कैरियर्स, उसे आपने IDFT की मदद से x ऑफ n में कन्वर्ट कर दिया जो टाइम डोमेन सैंपल्स थे। तो जैसे मैंने बताया कि जो IDFT का प्रयोग करके आप जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सैंपल्स है, फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स है, उसे टाइम डोमेन सैंपल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये बेसिकली बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जहां पर आप x ऑफ के जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल लेते हो उस पर IDFT का ऑपरेशन करते हो और उसके थ्रू आप x ऑफ n जनरेट कर लेते हो। n जो है इसमें वही टाइम डोमेन सैंपल इंडेक्स है और k जो है वो सब कैरियर इंडेक्स है और n इसमें नंबर ऑफ सब कैरियर्स है और ये n जो इसमें नंबर ऑफ टाइम डोमेन सैंपल्स है। तो आप इसका प्रयोग करके IDFT और DFT का प्रयोग करके टाइम डोमेन को सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को टाइम डोमेन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सब कैरियर्स में। और जैसे हमने पहले भी देखा है कि IDFT DFT को इंप्लीमेंट करने का सबसे आसान तरीका है IFFT और FFT एल्गोरिथम्स का प्रयोग करना। तो जैसे IFFT जो होता है इन्वर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, FFT जो होता है फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कहलाता है और बेसिकली इसकी मदद से हम IDFT और DFT को आराम से कोई चिपसेट में आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, इसका एक सिंपल प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे आप बेसिकली जो हमने x ऑफ t जो ट्रांसमिट करते हैं OFDM सिग्नल में, वो एक कंटिन्यूस टाइम वर्जन है x ऑफ n का और उसको हम काफ़ी आसानी से IDFT के माध्यम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये अगर आपको याद होगा, हमने इक्वेशन 7.3 में देखा था कि x ऑफ t जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो आप जनरेट करते हैं OFDM सिग्नल का वो बेसिकली एक समेशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स का। जैसे हमने अगर आपको याद होगा तो हमने जैसे ये x ऑफ k है, सॉरी इसको मैं इस तरह से डिनोट करूंगा, x ऑफ k है जिस वेक्टर है और इससे हमने डिफरेंट सब कैरियर्स 0 और n-1, ये फॉर इंस्टेंट x ऑफ 0 है, ये x ऑफ 1 है, ये x ऑफ 2 है, ऐसे करके x ऑफ n-1, फिर इसे अप कन्वर्ट किया था इस फ्रीक्वेंसीज में f0, f1, f2, f3, f4 और इंश्योर किया था कि f1 माइनस f0 वो उसकी जो स्पेसिंग है वो 1/Tn है, यानी जो फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग है डेल्टा f f1 माइनस f0 वो 1/Tn, इसके माध्यम से हम इसे जनरेट किया था। और इसके बाद हमने इसका जो आउटपुट लिखा था वो x ऑफ t है, वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमने लिखा था, वो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है 7.3 में, जहाँ जिससे माध्यम से हम OFDM सिग्नल जनरेट करते हैं टाइम डोमेन में। अब हम दिखाएंगे x ऑफ t जो है उसको, इस इक्वेशन को कैसे हम IDFT के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमें ये बता सकता है कि OFDM सिग्नल को आप IDFT और DFT के माध्यम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे x ऑफ k है और fc जो हमने देखा था सेंटर फ्रीक्वेंसी है, k जो है वो सब कैरियर इंडेक्स है और डेल्टा f जो है वो फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग है, जो इसकी वैल्यू हमने 1/Tn ली है ताकि हर एक सब कैरियर एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हो। फॉर टाइमिंग हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सेंटर फ्रीक्वेंसी 0 है, तो बेसिकली हम हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस को इग्नोर कर रहे हैं और हम इमेजिन कर रहे हैं कि जो हाई फ्रीक्वेंसी इसका ऐसे भी एनालिटिकल OFDM बेस बैंड में कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए हम उसका वैल्यू 0 ले रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि हम जो सब कैरियर स्पेसिंग है उसकी वैल्यू 1/Tn ले रहे हैं। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो इक्वेशन है 7.7 हम उसे 7.8 के माध्यम से लिख सकते हैं। आपकी fc 0 हो गई है और डेल्टा f 1/Tn हो गई है और x ऑफ t को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो आपकी टाइम ड्यूरेशन है वो 0 से Tn के जो Tn तक है, जो Tn जो है वो है OFDM सिंबल ड्यूरेशन। सो x ऑफ t जो है आपका वो एक सिंगल OFDM सिंबल है जो हम एक अभी हाल फिलहाल के लिए एनालाइज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस फॉर्म में IDFT के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। चलिए हम ये इमेजिन करते हैं कि x ऑफ n जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म है x ऑफ t का, जो कंटिन्यूसली हम सैंपल कर रहे हैं ts ड्यूरेशन के लिए। तो बेसिकली ये आपने सैम्पलिंग थ्योरी में भी पढ़ा होगा, अगर मैं x ऑफ n को कंटिन्यूसली सैंपल करूं तो हम इस x ऑफ t को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x ऑफ t को मैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x ऑफ t को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x ऑफ n ts, यहाँ n की जगह t आएगा, तो x ऑफ t को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। n जो है वो सैंपल इंडेक्स है
और टी ऑफ एस, जो टी ऑफ एस है वो है सैंपल ड्यूरेशन। तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया है, जो एक्स ऑफ टी आपका जो कंटिन्यूअस टाइम ओएफडीएम सिग्नल है जो आउटपुट में आपका जनरेट होता है ट्रांसमीटर में, एक्स ऑफ टी है, उसे हमने डिस्क्रीट फॉर्म में लिखा है, एक्स ऑफ एन के फॉर्म में लिखा है, और हमने एज्यूम किया है जो एक्स ऑफ टी आपको ओएफडीएम सिग्नल जो आप आउटपुट में ट्रांसमीटर में जनरेट हो रहा है, अगर मैं उसे टी सैंपल्स में सैंपल ड्यूरेशन में सैंपल करूं और हर एक सैंपल का इंडेक्स एन है, तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं, जो टी है उसे एन टी एस के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो उसी को फिर मैंने यहां पर जो इक्वेशन 7.8 है वहां पर सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स ऑफ टी के जगह एन टी एस सब्स्टिट्यूट करके हमें ये इक्वेशन मिलता है। तो जैसे अगर पिछला इक्वेशन आपको याद होगा वो था समेशन के इक्वल टू 0 n माइनस 1 एक्स ऑफ के ई टू पावर जे 2 पाई के टी बाई टी एन, टी के जगह मैंने एन टी एस सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो अगर मैंने ये देखा तो टी एस बाई टी एन, के एन और टी एस बाई टी एन जो है वो एन से मैंने डिनोट कर लिया, जहां हमने ये इमेजिन किया है कि आपके एक ओएफडीएम सिंबल में एन सैंपल्स है। तो हमने ये इमेजिन किया है कि आपका जो ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन है टी एन, जो ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन है, समझिए आपका ये ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन है टी एन, उसमें एन सैंपल्स है, एन सैंपल्स है, और हर एक सैंपल का जो ड्यूरेशन है वो है टी एस। तो इसलिए हमने टी एस बाई टी एन को 1 बाई एन से डिनोट कर दिया है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने डिस्क्रीट इक्विवेलेंट निकाला है जो कंटिन्यूअस टाइम ओएफडीएम सिग्नल का, हमने डिस्क्रीट इक्विवेलेंट निकाला है कंटिन्यूअस टाइम ओएफडीएम सिग्नल का। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने इसको बेसिकली, पहले इसको मैं एक बार फिर से रीराइट करने की कोशिश करूंगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन, और एक्स ऑफ एन को इस फॉर्म में हमने लिख दिया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक्स ऑफ एन इक्वल टू के इक्वल टू 0 n माइनस 1, ये अगर आप देखोगे ये सेम है जो इक्वेशन 7.6 में हमने आईडीएफटी का एक्सप्रेशन जो पढ़ा था वो है। तो बेसिकली हम इससे ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो आपके जो टाइम सैंपल्स है एक्स ऑफ एन वो आईडीएफटी है बेसिकली एक्स ऑफ के का। तो जो ये एक्स ऑफ एन है वो टाइम सैंपल्स है आईडीएफटी का एक्स ऑफ के का। तो इसकी वजह से हम ये आसानी से दिखा सकते हैं कि जो आप ओएफडीएम सिग्नल है उसके जो वो ट्रांसमिट करते हैं वो नथिंग बट वो आईडीएफटी फॉर्म है एक्स ऑफ के का, और इसकी वजह से हम ओएफडीएम सिग्नल का ट्रांसमिशन और रिसेप्शन आईडीएफटी और डीएफटी की मदद से आराम से कर सकते हैं। और आईडीएफटी और डीएफटी को हम आईएफएफटी और एफएफटी एल्गोरिथम्स के माध्यम से आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं कोई भी चिपसेट में।